तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस पाइथन की क्लास में हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, जो कि है कंडीशन और लूपिंग। ठीक है ना। कंडीशन क्या होता है कि जब आपको कोई एक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई हो और वहां पर आपसे दो स्थितियां पूछे, एक ट्रू की स्थिति हो और एक फॉल्स की स्थिति हो, तो उसके लिए हम लोग कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। अब उस कंडीशन के लिए पाइथन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इफ स्टेटमेंट का, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर एक कोई नंबर एंटर कर लिए, ठीक, और वो नंबर हमारा मान लीजिए मैंने 12 ले लिया है। ठीक, अब मैं चेक कर रहा हूं इफ कंडीशन लगा के। सिंटैक्स देखिएगा क्या होता है। हमने कहा इफ x इज ग्रेटर देन 15, एक कंडीशन हमने दे दी कि x बड़ा है 15 से। अगर ऐसा हो तो आपको एक मैसेज मिले, क्या मिले कि x इज ग्रेटर देन 15। ठीक है ना। ये आपको एक प्रिंट मैसेज मिल जाए। इसको हमने सेव कर लिया और सेव करके हमने जैसे ही रन कराया, आप यहां पर देखिए आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वजह क्या है रिजल्ट ना मिलने की? वजह यह है कि हमारा x जो है, जिसकी वैल्यू 12 है, वो 15 से बड़ा नहीं है। तो आपको यहां पर समझना क्या है? समझना यह है कि अगर इस कंडीशन के अंदर कोई वैल्यू दी हुई है या कोई कंडीशन दी हुई है, तो अगर ट्रू होगा तो कंडीशन के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना। अभी हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो किसी प्रकार का कोई आउटपुट आ रहा है? नहीं आ रहा है। कंडीशन को ट्रू करके दिखाते हैं। हमने क्या दिया? x मतलब 12 हमारा छोटा है। किससे छोटा है? 15 से। अब मैं प्रोग्राम को रन कराऊंगा। देखिए यहां पर हमारे पास आउटपुट आ गया है कि x इज ग्रेटर देन 15। ठीक है ना। इफ स्टेटमेंट की कहानी आपको क्लियर हुई होगी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तब आउटपुट आएगा, नहीं होगी तो किसी प्रकार का कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इफ के अंदर हमने इंडेंटेशन में कोई स्टेटमेंट नहीं ले रखी है फॉल्स के लिए, है ना। अब प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात की श्योरिटी हमको चाहिए एक बार। तो इस बात की श्योरिटी के लिए हम एक बार फिर से प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं। यहां पर हमने लिख दिया डन। ठीक है ना। अब आपको हम थोड़ा सा यहां पर इंडेंटेशन के बारे में बताएंगे कि इंडेंटेशन क्या होता है। ठीक है ना। इंडेंटेशन क्या है उसको जरा सा यहां पर आप देखिएगा। हमने प्रिंट स्टेटमेंट भी किसके अंदर लिखी है? इफ के अंदर लिखी है। और हम इसको सेव करके रन कराते हैं तो इस बार डन भी हमारा कहां आ रहा है? इफ के अंदर आ रहा है। मतलब x छोटा है, मतलब 12 छोटा है 15 से, तो यहां पर प्रिंट हुआ, ये वाली स्टेटमेंट भी प्रिंट हुई और ये वाली स्टेटमेंट भी प्रिंट हुई। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट कहां है? इंडेंटेशन के अंदर है, अर्थात दोनों स्टेटमेंट इफ के अंदर है। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर x की वैल्यू बदलता हूं, मैंने यहां पर 16 कर दिया और कहा कि 16 छोटा है 15 से, कंडीशन गलत हुई। अब हम रन कराएंगे प्रोग्राम को तो कोई आउटपुट हमको नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि अभी दोनों प्रिंट स्टेटमेंट कहां है? इफ के अंदर ही है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी प्रिंट की कहां है? इफ के अंदर ही है। इसीलिए किसी प्रकार का कोई आउटपुट नहीं आ रहा। हम एक स्टेटमेंट को क्या करते हैं? प्रिंट के बाहर निकालते हैं, इफ के बाहर निकालते हैं। हमने प्रिंट डन को क्या किया? इफ के बाहर निकाल के रख दिया। मतलब अब ये कंडीशन के अंदर नहीं है। और इस बार हम सेव कराते हैं, रन कराते हैं। आप ध्यान से देखिए आपको आउटपुट में क्या दिख रहा है बच्चों? डन दिख रहा है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि x इज ग्रेटर देन 15। x इज ग्रेटर देन 15 ये कब प्रिंट होगा? जब कंडीशन ट्रू होगी तब प्रिंट होगा। और डन कब प्रिंट होगा? डन हमेशा प्रिंट होगा, हर बार प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन के अंतर्गत नहीं है। बात समझ में आई? तो आपको इतना याद रखना है कि जो भी स्टेटमेंट, जो भी प्रिंट फंक्शन कंडीशन के अंदर होगा, अगर कंडीशन सही होगी तब वो प्रिंट होगा और कंडीशन गलत होगी तो वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है ना। और जो इंडेंटेशन के बाहर है उसको तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, उसको तो प्रिंट होना ही होना है। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो प्रिंट स्टेटमेंट की कहानी आपको थोड़ा सा क्लियर हुई होगी। ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग। इफ की बात संपन्न हुई। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो होगा लेकिन प्रिंट हमको कुछ करके नहीं देगा। कब नहीं देगा? जब प्रिंट स्टेटमेंट कहां लिखी हुई हो? इफ के अंदर। अब इफ एल्स की कहानी को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। इफ एल्स क्या होता है? हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। हमने कहा एज बराबर इंट
और इनपुट ले लिया हमने एक, वहां पर कहा इंटर योर एज, इंटर योर एज, ठीक है ना। ये एक हमने यूजर से इनपुट मांगा एज नाम के वेरिएबल में, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम चेक करते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल 18, एज हमारी अगर 18 के बराबर है या 18 से बड़ी है, तो वहां पर क्या हो, वहां पर प्रिंट हो जाए ट्रू की कंडीशन में। ट्रू की कंडीशन में क्या प्रिंट हो, यू कैन वोट, ठीक है ना। हमने यहां पर प्रिंट कर दिया कि आप वोट दे सकते हैं। कब, ये कब प्रिंट होगा, जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी तब, ठीक। अब अगर फॉल्स हो तो फॉल्स में पहले आपने देखा कोई आउटपुट नहीं आ रहा था, इस बार हम फॉल्स में भी आउटपुट चाहते हैं तो हमको लगाना पड़ेगा, उसके लिए एल्स की कंडीशन लगानी पड़ेगी और फिर एंटर मारना है। एंटर जैसे ही मारेंगे आप कॉलन लगा के, आपको दो बातें याद रखनी है, इफ के बाद भी क्या लगेगा, कॉलन लगेगा, और एल्स के बाद भी क्या लगाना है, आपको कॉलन लगाना है, ठीक। हमने एंटर मारा तो हम फिर से इंडेंटेशन में आ गए और हमने यहां पर लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिख दिया यू कांट वोट, ठीक है ना, यू कांट वोट। ये हमने किसके अंदर लिख दिया, ये हमने लिख दिया है एल्स के अंदर। अब समझना क्या है, समझना यह है कि यहां पर जो कंडीशन दी हुई है अगर ये ट्रू होगी तो इफ के अंदर वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, अगर फॉल्स होगी तो एल्स के अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। प्रोग्राम को सेव करते हैं, रन कराते हैं, हमसे कह रहा है एज एंटर करिए, हमने एज एंटर कर दी 23, और एंटर जैसे ही किया आप कह रहा है कि यू कैन वोट, क्यों, क्योंकि 23 जो है वो 18 से बड़ा है, मतलब कंडीशन ट्रू है। जब ट्रू होगा तो इफ के अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एक बार फिर से प्रोग्राम को रन कराते हैं, हमसे एज एंटर करने कह रहा, हमने यहाँ पर 12 एंटर कर दिया। अब की बार उम्र कितनी एंटर करी, 12, और हमने जैसे ही इसको एंटर किया हमसे कह रहा यू कांट वोट, आप वोट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर इफ की कंडीशन जो दी गई है वो क्या है, फॉल्स है। तो इफ और एल्स की कहानी समझ में आई होगी। इफ के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन ट्रू होगी, और एल्स के अंदर की कंडीशन तब एग्जीक्यूट होगी जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक। अगर इंडेंटेशन के बाहर आ जाएं, हम यहां पर बाहर आ गए और हमने यहां पर लिख दिया प्रोग्राम रन सक्सेसफुल, ठीक है ना, या प्रोग्राम रन रैंडम, थर्ड फॉर्म लगेगी, हमने यहां पर लिख दिया ऐसे। सेव किया, रन कराया, आप ध्यान से देखिए मैंने यहाँ इंटर कर दिया 45, तो यहाँ पर क्या रन हुआ, यू कैन वोट, क्यों, क्योंकि कंडीशन ट्रू थी तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, और उसके बाद फिर डायरेक्टली कहाँ आ गया, कंडीशन से बाहर आकर के अगले प्रिंट स्टेटमेंट को इसने रन करा दिया। मतलब ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं दिस विल प्रिंट एवरी टाइम, ठीक है ना, एवरी टाइम, मतलब ये क्या है कि ये हर बार प्रिंट होगा, भले कंडीशन गलत हो या सही हो, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन से बाहर है, ये क्या है, कंडीशन से बाहर है। मैं आपको रन करके भी दिखाता हूं, इंडेंटेशन से बाहर रखोगे आप तो उसका कंडीशन से कोई लेना देना नहीं होगा। मैं रन करके दिखाता हूं, इस बार प्रोग्राम को सेव किया, सेव करके रन कराया मैंने, हमसे कह रहा एंटर एज एंटर करिए, मैंने एज डाल दिया 9 साल, तो देखिए क्या कह रहा है कि यू कैन नॉट वोट, और बाद में आया ना दिस विल प्रिंट एवरी टाइम, कंडीशन गलत हुई तब भी प्रिंट हुआ। एक बार सही करके देखते हैं, कंडीशन को सही किया हमने, 56 साल डाल दिया, और तब भी आप देखिए यू कैन वोट सही वाला प्रिंट हुआ, और बाद में वो प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि वो इंडेंटेशन के अंदर। दोनों बातें समझ में आई। तो इफ समझ में आया, इफ क्या होता है, अगर कंडीशन सही होगी तो प्रोग्राम हमको रिजल्ट देगा इंडेंटेशन के अंदर का मैटर, नहीं तो नहीं प्रिंट करेगा। इफ एल्स क्या होता है, इफ की कंडीशन सही होगी तो इंडेंटेशन के अंदर लिखा हुआ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं अगर गलत होगी तो एल्स के अंदर लिखा हुआ पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहां तक की कहानी समझ में आई। अब आपसे प्रोग्राम बनवा लेता है कि जैसे क्वेश्चंस कैसे पूछता है कि एक आपको प्रोग्राम बनाना है जहां पर आपको बताना है कि आपने जो नंबर एंटर किया है क्या वो नंबर इवन है या ऑड है, तो उसका प्रोग्राम कैसे बनेगा फटाक से हम लोग देख लेते हैं। हमने एक नंबर ले लिया और नंबर में इंट फंक्शन लगाया, इंट फंक्शन के बाद यूजर से इनपुट ले रहे हैं और यहाँ पर लिख दिया इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर, हमने एक नंबर इंटर कर लिया। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं क्या जो हमारा नंबर है उसका रिमाइंडर निकाल रहे हैं,
किससे? 2 से, क्योंकि इवन नंबर 2 से टोटली डिवाइड हो जाते हैं और ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, उनमें रिमाइंडर 1 आता है। ठीक, तो हम इसको चेक कर ले रहे हैं कि क्या वो नंबर हमारा जो है वो 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर है रिमाइंडर तो इवन है, नहीं तो ऑड है। ठीक, और आपको लास्ट में कॉलन लगाना नहीं भूलना है। हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट किया? इवन नंबर, इवन नंबर हमने प्रिंट कर दिया। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है एल्स। एल्स के अंदर हमने क्या प्रिंट कर दिया? ऑड नंबर। यहाँ पर लिख लिए हम ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक, सेव करें प्रोग्राम को और रन कराया। हमसे कह रहा है एक नंबर एंटर करिए, हमने 34 एंटर कर दिया। आप क्या आ रहा है? इवन नंबर। एक बार फिर से प्रोग्राम को हमने सेव किया और प्रोग्राम को सेव करके हमने रन कराया। इस बार हमने 33 एंटर किया, तो क्या आ रहा है? ऑड नंबर आ रहा है। तो ये बात आपको समझ में ऐसे आ गई होगी। फिर हमने एक बार प्रोग्राम को फिर से सेव कर लिया और सेव करके फिर से रन कराया। इस बार हम -34 लिख दे रहे हैं, तो -34 भी हमारा क्या है? एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव नंबर को भी और नेगेटिव नंबर दोनों को ये सपोर्ट करता है। ठीक है ना? आइए एक बार चेक करते हैं कि क्या ये 0 को समझ पाता है इवन है या ऑड है कि नहीं। हमने 0 को एंटर किया, तो ये 0 को भी क्या मान के चल रहा है? इवन नंबर। क्यों मान के चल रहा है? क्योंकि 0 में किसी चीज का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये कंडीशन के हिसाब से मान रहा है। इसको जो बताया गया है ये उसके हिसाब से जज कर रहा है, बाकी ये नहीं कह रहा कि 0 इवन होता है या ऑड होता है। बात समझ में आई ना? तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम बन सकता है। अब अगली बात आती है, क्या होगा सर जब एक से ज्यादा कंडीशंस दी हुई हो? तो उसके लिए पाइथन में एक प्रोसीजर है एलिफ का। पाइथन में किस चीज का प्रोसीजर है? एलिफ का प्रोसीजर है। मतलब इफ के अंदर भी आप, सॉरी एल्स के अंदर भी आप इफ लगा सकते हैं। ठीक है ना? एक प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। प्रोग्राम हमारा है कि आपको बताना है कोई नंबर जो आपने एंटर किया है, क्या वो पॉजिटिव है या निगेटिव है या शून्य है ना? नंबर क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है। प्रोग्राम बनाते हैं, हमने n नाम से एक नंबर ले लिया और इसमें इनपुट ले लेते हैं यूजर से। हमने आपको इनपुट फंक्शन के बारे में बताया था, यूजर से इनपुट लेता है, किस फॉर्मेट में लेगा? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेगा। ठीक, इंटर नंबर। और उसके बाद अगली जो चीज है वो इंट फंक्शन है। इंट फंक्शन क्या करेगा? यूजर द्वारा इनपुट किए गए नंबर्स को इंटीजर फॉर्मेट में बदल देगा। ठीक, फिर हम चेक करते हैं कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर नंबर 0 से बड़ा है तो वहां पर क्या प्रिंट होना चाहिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रिंट हो। ठीक, एल्स इफ में आइए, एल्स और इफ, तो एल्स इफ को मिला के एलिफ लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? एलिफ। एलिफ में हम दे देंगे कि भैया जो नंबर है हमारा वो छोटा है। किससे छोटा है? 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है नंबर तो वो क्या माना जाएगा? निगेटिव माना जाएगा। ठीक है ना? निगेटिव हो गया। और उसके बाद अगर ना बड़ा हो ना छोटा हो तो वहां पर हम लोग सबसे लास्ट की कंडीशन में क्या देंगे? एल्स देंगे। तो एल्स में आप क्या प्रिंट कर लीजिए? एल्स में हमने प्रिंट कर लिया 0। ठीक है ना? नंबर इज 0। हमने इसको सेव कर लिया, सेव करके रन कराया। आप यहाँ पर आउटपुट देखिए, हमसे कह रहा है एक नंबर एंटर करिए। हमने नंबर एंटर कर दिया 23 और जैसे एंटर किया कह रहा है ये पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। एक बार फिर से प्रोग्राम को हम लोग सेव करके रन कराते हैं। सेव करके रन कराया, इस बार -767 हमने ले लिया, नेगेटिव वैल्यू ली, एंटर मारा। हमसे कह रहा नंबर कैसा है? नेगेटिव है। थर्ड कंडीशन को चेक करते हैं। प्रोग्राम को हमने फिर से सेव किया और रन कराया। सॉरी, आइडियली सेव हो रहा है। ठीक, प्रोग्राम को हमने सेव किया, रन कराया। हमसे क्या करा? इस बार हमने 0 एंटर कर दिया, ना नेगेटिव डाला ना पॉजिटिव डाला, 0 एंटर किया। तो देखिए आपका आउटपुट यहाँ पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप अगर 0 से बड़ा नंबर लेंगे तो पॉजिटिव दिखाएगा, 0 से छोटा लेंगे तो नेगेटिव दिखाएगा। ना ये कंडीशन सही हो ना ये कंडीशन सही हो तो कुछ ना हो तो सबसे लास्ट में जो आपने एल्स के अंदर लिखा है वो स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होती है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, आगे बात करते हैं। जैसे एक रिजल्ट आपसे बनाने को कह दिया कि चलिए आप बनाइए कि आप फर्स्ट डिवीजन पास हैं या सेकंड डिवीजन पास हैं या थर्ड डिवीजन पास हैं। ठीक, तो उसका एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं। हमने यहाँ पर इसको काट दिया और यहाँ पर एन की जगह पर इस बार हमने मार्क्स लिख दिया। ठीक है ना? MARKS, मार्क्स लिख दिया। और आपको ये जो मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 100 एंटर करने। इंटर योर मार्क्स, इंटर योर मार्क्स आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 हमने ले लिया। इसको यूजर से इनपुट ले लिया और आउट ऑफ 100 हमने इसको एंटर कर दिया।
ठीक है ना। थोड़ा सा इसको बढ़ा भी देते हैं ताकि आपको बढ़िया दिखता रहे। इधर हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है ना, इतना बढ़ गया। बढ़ने के बाद यहाँ पर हम आते हैं, चेक करते हैं क्या हमारे जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं किससे, 60% से, क्योंकि यूपी बोर्ड में या फिर अन्य बोर्ड्स में 60% के ऊपर फर्स्ट डिवीजन है ना, 45% के ऊपर सेकंड डिवीजन, 33% के ऊपर थर्ड डिवीजन और उसके बाद फेल की कैटेगरी आती है। तो हम लोग उसी को कंसीडर कर रहे हैं। हमने कहा मार्क्स हमारे किससे ज़्यादा हो, 60 से। अगर 60 से ज़्यादा हो तो आप प्रिंट करिएगा। क्या आपको प्रिंट करना है, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है ना। हमने इसको कर दिया बंद और उसके बाद फिर हम आए बाहर और एलिफ लगाया। एलिफ में हमने फिर कंडीशन दी। एलिफ के अंदर कंडीशन हमने दे दी किसकी, मार्क्स की। और मार्क्स की वैल्यू इस बार कितनी हो, 45 से ज्यादा हो। जब 45 से ज्यादा हो तो क्या प्रिंट करें, सेकंड डिवीजन, ठीक है ना, सेकंड डिवीजन ये प्रिंट कर दे, ठीक। उसके बाद फिर आए, फिर हमने एक एलिफ और लगाया और इसमें इस बार हमने मार्क्स को कितना कंसीडर करा कि 33 से ज्यादा अगर हो तो वहां पर क्या प्रिंट करें, तो उस दशा में क्या प्रिंट करना है, इसको उस दशा में प्रिंट करना है। आप कैसे पास हैं, थर्ड डिवीजन से, थर्ड डिवीजन, ठीक। सेव किया। और अगर ना आप फर्स्ट डिवीजन पास हो, ना सेकंड डिवीजन पास हो, ना थर्ड डिवीजन पास हो, तो सबसे लास्ट में क्या देना है, सबसे लास्ट में हमको देना होता है एल्स। क्या देंगे हम लोग, एल्स देंगे। और एल्स में आपको लिख देना है सॉरी यू आर फेल, सॉरी यू आर फेल, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद सेव किया, पूरा प्रोग्राम आपको दिख रहा है, ठीक। तो सेव करना है और सेव करने के बाद हम लोग इसको अब हाफ हाफ पे कर लेते हैं। सेव किया, प्रोग्राम को रन कराया, हमसे कह रहा मार्क्स अपने आउट ऑफ 100 एंटर करिए। मैंने अपने मार्क्स एंटर कर दिए 56। अब जैसे 56 एंटर करा, सेकंड डिवीजन आ गया। क्यों, क्योंकि पहली कंडीशन चेक करो, क्या 56 60 से एवब है, 60 से ज्यादा नहीं है, तो पहली कंडीशन को नहीं प्रिंट करेगा। दूसरे पर आइए, क्या 56 45 से ज्यादा है, तो बिल्कुल कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसीलिए सेकंड डिवीजन यहां पर इसने प्रिंट कर दिया है, ठीक। एक बार फिर से प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन कराते हैं। इस बार हम आउट ऑफ 100 मार्क्स जो देने वाले हैं वो दे रहे हैं 23। कितना एंटर कर दिया हमने, 23 एंटर कर दिया। जब 23 एंटर किया तो यहां पर कह रहा सॉरी यू आर फेल। क्यों कह रहा है ऐसा, क्योंकि 23 60 से बड़ा नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। 23 45 से ग्रेटर नहीं है, इसीलिए दूसरी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। 23 33 से भी ग्रेटर नहीं है, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो कौन सी वाली एग्जीक्यूट होगी, लास्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इफ कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हो। पहला हमने सीखा इफ कंडीशन, दूसरा हमने सीखा इफ एल्स कंडीशन और तीसरा हमने सीखा मल्टीपल इफ या फिर एलिफ कंडीशन के बारे में। तो इस तरीके से कंडीशन की कहानी लगभग 20 मिनटों में समाप्त हुई। अब बात करेंगे, और अब बारी किसकी है, बारी है लूप की, ठीक है ना। लूपिंग या इटरेशन एक चीज होती है पाइथन में, मतलब किसी स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करना, किसी काम को बार बार करना क्या कहलाता है, इटरेशन कहलाता है या लूपिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो उसे लूपिंग के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। हमारे पाइथन में दो प्रकार के लूप होते हैं, एक व्हाइल लूप होता है और एक फॉर लूप होता है। डू व्हाइल लूप जैसी कोई प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होती है, वो सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेजेस में होती हैं और आपके जावास्क्रिप्ट वगैरह में। पाइथन डू व्हाइल लूप को सपोर्ट नहीं करता है। एक तरफ से हम लोग बात करेंगे लूप की बच्चों। जब भी बात आती है, किसकी बात करने वाले हैं हम लोग, लूप की बात करने वाले हैं। लूप की जब भी बात आएगी तो आपको तीन बातें याद रखनी है। एक लूप जो है वो तीन चीजें अपने अंदर कंसिस्ट करता है। पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट और तीसरा कंडीशन। या इसको सीक्वेंस में कहें तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है ना। कैसे, जरा उसको देखते हैं। हमने एक नंबर ले लिया और वो नंबर हमने ले लिया है 1। कितना नंबर ले लिया, 1। और हमने कहा कि व्हाइल लगाइए। व्हाइल का मतलब होता है कि जब तक के अंदर कोई कंडीशन देनी होगी, कब तक क्या काम हो। तो हमने दे दिया जब हमारा नंबर जब तक छोटा रहे या बराबर रहे किससे, 10 से। लास्ट में सेमीकोलन कॉलन लगाना नहीं भूलना है। हमने आपको बताया था, चाहे इफ की कंडीशन हो, चाहे फॉर की हो, चाहे एलिफ की हो, चाहे व्हाइल की हो, आपको लास्ट में कॉलन लगाना है, जिससे ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन आपकी आ जाएगी। अगर आप इसको मिस करते हैं तो प्रोग्राम आपका गलत माना जाएगा, ठीक। अब हमने कहा अगर ऐसा हो तो वहां पर प्रिंट हो।
क्या प्रिंट हो, मैंने 10 टाइम्स पाइथन को प्रिंट कर दिया, और इसके बाद लास्ट पहला हमने कहा नंबर बराबर 1, इनिशियलाइजेशन हो गया, फिर नंबर छोटा हो या बराबर हो 10 के, ये कंडीशन हो गया। अब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बारी, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि जो नंबर है वो क्या हो, वो लगातार एक एक बढ़ता रहे, ठीक है ना, प्लस इक्वल 1 होता रहे। चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने आपको इसको पढ़ाया था, नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं नम बराबर नम प्लस 1, ये भी एक तरीका होता है लिखने का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, एक प्रोग्राम बना लिया व्हाइल लूप का, इसको रन कराएंगे। आप ध्यान से देखिए पाइथन कितनी बार प्रिंट हुआ है, पाइथन आपका 10 बार प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। क्यों 10 बार प्रिंट हो गया, क्योंकि अभी नम की वैल्यू 1 है, चेक किया 1 10 से स्मॉलर है तो पाइथन प्रिंट कर दिया, और 1 में एक नम में एक इंक्रीमेंट कर दिया, नम की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब 2 भी छोटा, फिर से क्या करेगा, लूप चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, जब तक कंडीशन सही रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा, और जो स्टेटमेंट आप प्रिंट करने को दिए रहोगे वो प्रिंट होता रहेगा। नम 2 हुआ, 2 पे भी कंडीशन ट्रू है तो पाइथन प्रिंट किया, 2 बार हो गया। नम 3 हो गया, 3 भी कंडीशन को ट्रू कर रहा है, 3 भी 10 से छोटा है तो एक बार फिर से प्रिंट करेगा। तो ऐसे प्रिंट कर करके कितनी बार प्रिंट कर देगा, 10 बार पाइथन हमारी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। आप चाहे तो कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं, नहीं प्रिंट कराना है तो आप वही नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है ना। हमने सेम लूप ले रखा है और इस बार हमने नम को ही प्रिंट करा लिया, ठीक है ना। सेव किया, रन कराया, इस बार देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये नंबर ही प्रिंट होने लगे। तो इस तरीके से आप नंबर ही प्रिंट करा सकते हैं, ठीक। अच्छा, इंक्रीमेंट में हम परिवर्तन थोड़ा सा करते हैं, हमने इस बार इंक्रीमेंट में 1 नहीं जोड़ा, इस बार हम इंक्रीमेंट में कितना जोड़ दे रहे हैं, 2 जोड़ दे रहे हैं, हमने 2 जोड़ दिया। तो अब आपका जो लूप है वो किस आधार पर चल रहा है, 1 3 5 7 9, क्यों, क्योंकि नम की वैल्यू 1 है, 1 10 से छोटा है तो क्या प्रिंट किया, 1 प्रिंट किया, और 1 में कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 2 का, तो 1 कितना बन गया, 3 बन गया। अब 3 ऊपर आएगा, 3 10 से स्मॉलर है तो 3 को प्रिंट करेगा, और 3 में 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो 5 हो गया। 5 ऊपर आया, 10 से छोटा है तो 5 को प्रिंट करेगा, 5 में 2 जुड़ा 7 हो गया। 7 10 से छोटा है तो 7 को प्रिंट करेगा और 2 इंक्रीमेंट करेगा, 9 हो गया। 9 ऊपर गया, 9 भी 10 से छोटा है, ठीक, तो 9 को प्रिंट करेगा और 2 इंक्रीमेंट हुआ, 11 हो गया। अब फिर 11 ऊपर आया तो 11 क्या 10 से स्मॉलर है, नहीं। 11 क्या 10 के इक्वल है, नहीं, दोनों कंडीशन गलत है, इसीलिए यहां पर लूप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये इस तरह कहानी होती है। अब अच्छा, इसके अंदर अगर हम इसके बाहर लूप के बाहर आकर के कुछ प्रिंट स्टेटमेंट में लिख देते हैं तो वो चीज हर बार प्रिंट होकर के आएगी, चाहे लूप आपका सही हो या लूप आपका गलत हो। हमने सेव करके रन करा दिया, देखिए यहां पर क्या प्रिंट होकर के आ रहा है, डन प्रिंट होकर आ रहा है। अभी कंडीशन सही है तब डन प्रिंट होकर के आ रहा है। हम आपको कंडीशन गलत करके दिखाते हैं। हमने इस बार कंडीशन क्या कर दी, गलत कर दी, और हमने सेव किया, रन कराया, इस बार भी क्या आ रहा है, डन। बाकी की चीजें नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि कह रहा है नंबर अभी कितना है, 1 है, 1 ग्रेटर है या इक्वल है किससे, 10 से। ये कंडीशन सही है क्या, 1 बड़ा है 10 से, नहीं बड़ा है, तो इसीलिए ये लूप के अंदर गया ही नहीं, इन दोनों स्टेटमेंट्स को इसने छुआ ही नहीं, ये सीधे लूप से बाहर आ गया। क्यों बाहर आया, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या थी, गलत थी। तो बात समझ में आई ना। तो इस तरीके से आप व्हाइल लूप को समझ सकते हैं आसानी के साथ। और बात करते हैं प्रोग्राम कैसे बनते हैं सर। प्रोग्राम की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे हमको मान लीजिए एक प्रोग्राम बनाना है कि 1 से लेकर के 20 तक के, 1 से लेकर के 20 तक के इवन नंबर को प्रिंट करना है या ऑड नंबर को प्रिंट करना है। 1 से लेकर के 20 तक के इवन नंबर को प्रिंट करना या ऑड नंबर को प्रिंट करना है। तो प्रोग्राम बनेगा कैसे, हमने ले लिया n बराबर 1, 1 से शुरू करना है तो n हमने 1 ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहां पर व्हाइल लगाया, कहां तक जाए, ये जो नंबर है ये हमारा 20 से छोटा रहे या 20 के बराबर रहे, क्योंकि 20 तक प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो लेस देन 20 और इक्वल टू 20। फिर हमने कहा कि प्रिंट कर लीजिएगा किसको, n को। और एक चीज हम आपको यहां पर और बताते हैं, यहां पर एक फंक्शन बताएंगे एंड नाम का।
एट्रीब्यूट है। चलिए पहले इसको ऐसे ही नॉर्मली प्रिंट करा के आपको दिखाते हैं, फिर बात बताते हैं। प्लस इक्वल 1 कर दिया, सेव किया और सेव करके हमने इसको रन कराया तो यहाँ पर 1 से लेकर के कहां तक का 20 तक का नंबर आ गया। क्यों? क्योंकि 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं, केवल 1 जोड़ रहे हैं, 1 से 20 तक का नंबर आ गया। अगर यहीं पर आप कितना जोड़ देते, 2 जोड़ देते, ठीक। तो अब आपको पता है कि किसी ऑड नंबर में 2 जोड़ने पर नेक्स्ट ऑड नंबर मिल जाता है। हम प्रोग्राम को रन कराएंगे, देखिए 1 से लेकर के 20 तक के ऑड नंबर हमको मिल गए। अगर इवन नंबर प्रिंट करना होता तो n की शुरुआत कहां से करते, 2 से करते, और किसी इवन नंबर में 2 जोड़ने पर अगला इवन नंबर मिल जाता है। सेव करके रन करा दूंगा, देखिए यहां पर आपको क्या मिल गया, 1 से लेकर के 20 तक के इवन नंबर मिल गए। कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं हम लोग। हमने अभी आपसे क्या कहा कि ये हर बार जो प्रिंट हो रहा है ये नई लाइन से हो रहा है। हम चाहते हैं एक ही लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए हम किस फंक्शन का किस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, इंड। ठीक, आपको स्पेस लेना है, चाहे स्पेस ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। हमने सेव किया, रन करा दिया। अब आप देखिए ये कैसे आ रहा है, स्पेस के साथ आ रहा है। जरूरी नहीं यहाँ पर आप स्पेस ही लें, अभी मैं यहाँ पर कॉमा ले लेता हूं। ठीक, सेव करके रन कराता हूं। अब हर वैल्यू किससे सेपरेट होकर के आएगी, कॉमा से सेपरेट होकर के आ रही है। और कोई सिंबल आप ले लेंगे, सपोज दैट मैं यहां पर अभी एक सिंबल ले लेता हूं, अंडरस्कोर ले लिया मैंने। अब सेव किया, रन कराया। अब देखिए सारी वैल्यू किससे सेपरेट होकर के आ रही है, अंडरस्कोर से। ठीक है ना। तो आप इसके अंदर जो भी दे देंगे, इंड के अंदर स्पेस देंगे, स्पेस आएगा, कॉमा देंगे, कॉमा आएगा, या किसी और प्रकार का सिंबल देंगे तो वो सिंबल आएगा। अभी मैं इसके बाद मान लीजिए एक लेटर लिख दे रहा हूं, ए, रन करा रहा हूं तो इसके अंदर देखिए 2 और 4 के बीच में क्या आ गया है, ए। मतलब कि हर स्टेटमेंट के प्रिंट के एंड में क्या लगाएगा, ए लगाएगा। इसीलिए देखो 20 के बाद भी ए लगाया है, आफ्टर 20 20 ने क्या लगाया है, ए। एंड कर रहा है किससे, ए से। तो बात आपको समझ में आई होगी कि बुक्स वगैरह में स्पेस क्यों दिया जाता है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट लूप की। व्हाइल लूप समझ में आया। इस व्हाइल लूप के बाद एक प्रकार का और लूप होता है हमारा, और वो लूप हमारा होता है फॉर लूप। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा फॉर लूप की बात करेंगे, फॉर लूप होता क्या है और काम कैसे करता है। ठीक, फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं। हमने यहां पर ले लिया फॉर, और फॉर के बाद यहां पर आपको लेना होता है वेरिएबल। वेरिएबल लिया, वेरिएबल के बाद लगाना है इन कीवर्ड, और इन कीवर्ड के बाद यहां पर आपको लेना है सीक्वेंस। एक क्या ले लेना है, सीक्वेंस। और सीक्वेंस के बाद यहां पर आपको जो स्टेटमेंट प्रिंट करानी हो उस स्टेटमेंट को आप प्रिंट करा देंगे। ठीक, हमको मान लीजिए एक स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, तो ये बेसिक सा क्या हो जाता है, फॉर लूप का सिंटैक्स हो जाता है। मतलब फॉर कीवर्ड लिखना है, फिर एक वेरिएबल लेना है, इन कीवर्ड लगाना है, एक सीक्वेंस लेना है, और उसके बाद जो भी प्रिंट कराना है वो आप प्रिंट करा सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, फॉर लूप का सिंटैक्स हो गया। आइए इसको देखते हैं काम कैसे करता है। वेरिएबल की जगह पर हमने मान लिया आई, कितना ले लिया, आई मान लिया। और यहां पर जो सीक्वेंस लिया है, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें कुछ नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं एक ऑर्डर्ड फॉर्म में। ठीक है ना। हमने आपको बताया था सीक्वेंस के बारे में, सीक्वेंस इज अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ 1 और मोर आइटम्स दैट इंडेक्स्ड फ्रॉम 0, है ना। कुछ नंबर्ड कलेक्शन होते हैं, ऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं आइटम्स के, जिनकी इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। ठीक, जैसे हम बता सकते हैं आपको कि क्या क्या हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकती है ना। ये सब हमारे इंडेक्स फॉर्म में होते हैं। तो आप इन पर आराम से लूप लगा सकते हैं। एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कि फॉर किस किस पर काम कर सकता है। पहले हम दिखाते हैं आपको एक स्ट्रिंग पर। हमने स्ट्रिंग ले लिया, पाइथन नाम की एक स्ट्रिंग ले ली। ठीक, और इस पाइथन नाम की स्ट्रिंग पर हम लोग लूप लगा रहे हैं, फॉर लूप। और हमको प्रिंट क्या कराना है, हमको आई ही प्रिंट कराना है। सेव किया, सेव करके प्रोग्राम को रन कराया। आप ध्यान से देखिए, एक बार पी प्रिंट हुआ, फिर वाई, फिर टी, फिर एच, फिर ओ, फिर एन। ठीक है ना। इस प्रकार से आपका पाइथन प्रिंट हो गया। तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर इटरेशन तो चल ही रहा है। इटरेशन के साथ साथ हम लोग क्या करवा रहे हैं, हम लोग इसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करवा रहे हैं। एक एक एलिमेंट की क्या करवा रहे हैं, एक्सेसिंग करवा रहे हैं। तो ये इटरेशन कह दीजिए या लूपिंग कह दीजिए, वो हमारी प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हो रही है। एक बार आई कितना होगा, पी के बराबर, फिर आई कितना होगा, वाई के बराबर, फिर आई कितना होगा, टी, फिर आई एच के बराबर होगा। ठीक है ना। ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब इंड स्टेटमेंट यहाँ पर भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लगाइए इंड,
स्टेटमेंट क्या है, ये एट्रीब्यूट ही है और आपको स्पेस ले लेना, यहाँ पर स्पेस लग गया। सेव करके रन कराएंगे तो देखिए पाइथन कैसा प्रिंट हो गया, हॉरिजॉन्टली हमारा प्रिंट हो गया है। ठीक, तो हमने पहली बार किस पर लूप लगाया, एक स्ट्रिंग पर लूप लगाया, फॉर लूप की मदद से हमने स्ट्रिंग पर लूप लगा दिया। अब चाहते हैं और कोई सीक्वेंस ले लिया जाए, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग नहीं ले रहे हैं, इस बार क्या ले रहे हैं, एक लिस्ट ले रहे हैं। हमने कहा 2, 7, 4, 9, एक हमने लिस्ट ले ली। यहाँ पर लिस्ट भी एक सीक्वेंस होती है, ठीक है ना। हमने डेटा टाइप के बारे में आपको पहली वीडियो में ही बता रखा था। तो थोड़ा सा इसको सेव करके रन कराते हैं। आप देखिए 2, 7, 4, 9 सेम सीक्वेंस में आ गया। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि लूप हमारा स्ट्रिंग पर भी काम कर सकता है, लिस्ट पर भी काम कर सकता है, टपल वगैरह पर भी काम कर सकता है। अब आप जरूरी नहीं कि उसकी वैल्यू ही प्रिंट कराएं, उस पर कोई ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। जैसे ऑपरेशन हमको क्या करवानी है, मैं चाहता हूं सबका स्क्वायर आ जाए, सबका क्या आ जाए, स्क्वायर। स्क्वायर के लिए कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, एक्सपोनेंट ऑपरेटर लगाएंगे। हमने एक्सपोनेंट कितना कर दिया, 2 कर दिया। तो सेव करके रन कराएंगे, ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, 7 7 जा 49, 4 4 जा 16 एंड 9 9 जा 81। इस तरीके से आप स्क्वायर इसका प्रिंट कर पाए। क्यूब प्रिंट करना होता, यहीं पर आप क्या करते, 3 लगा देते, सेव कर देते और सेव करके रन कराते, आपका क्यूब आ जाता। 2 का क्यूब 3, 7 का क्यूब 343 और 4 का क्यूब 64, 9 का क्यूब 729। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि हर एलिमेंट की एक्सेसिंग करा सकते हो और हर एलिमेंट पर कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म करा सकते हैं आप, ठीक है ना। कुछ जोड़ना है तो जोड़ सकते हो। हम चाहते हैं कि हर एलिमेंट पे कितना जुड़ कर आए, 4 जुड़ के आए। हर एलिमेंट में कितना जुड़े, 4 जुड़े। सेव किया, रन कराया, देखिए हर एलिमेंट में 4 जुड़ गया। 2 में 4 जोड़िए 6 हुआ, 7 में 4 जोड़ो 11, 4 में 4 जोड़िए 8 और 9 में 4 जोड़ो तो 13 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, लिस्ट पर भी काम करा सकते हो और ऐसे ही आप स्ट्रिंग पर भी काम करा सकते हैं और स्ट्रिंग पर भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। कैसे, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करानी है, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कोई नाम ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने नाम ले लिया राज, एक नाम मैंने ले लिया। अब मैं चाहता हूं कि जो हमारा आई है ना, आई रिपीट हो। कितने टाइम रिपीट हो, 3 टाइम। हमने आपको रेप्लिकेशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ाया था। स्ट्रिंग में हम लोग किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कैरेक्टर उतने टाइम क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। मैं यहाँ से एंड हटाता हूं तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। सेव करके रन कराया, आप ध्यान से देखिए आर आर आर, ए और जे 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 3 बार रिपीट होकर के हर एलिमेंट आ गया, क्योंकि हर एलिमेंट पे एक्सेसिंग हो रही है। आर पर एक्सेसिंग हुई, आर का मल्टीप्लाई किस में हुआ, 3 में हुआ। आर कितनी बार प्रिंट हो गया, 3 बार। फिर ए आया, ए पर 3 से मल्टीप्लाई किया, ए 3 बार प्रिंट हो गया। फिर जे आया, जे पर मल्टीप्लाई किया, जे 3 बार प्रिंट हो गया। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप इस पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी करवा सकते हैं। ठीक, स्ट्रिंग समझा दिया हमने आपको, लिस्ट समझा दिया। लेकिन सबसे काम की जो बात है वो अब शुरू होती है फॉर स्टेटमेंट में या फॉर लूप में आपके, ठीक है ना। वो होता है रेंज फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है, रेंज फंक्शन होता है। रेंज क्या करता है, रेंज भी एक सीक्वेंस जनरेट करता है। रेंज फंक्शन क्या करेगा, एक सीक्वेंस जनरेट करेगा और वो सीक्वेंस लिस्ट के फॉर्म में ही मान के चलिए आप, लगभग है ना। किस फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में मान के चलिए। हम लोग रेंज फंक्शन लिखते हैं और रेंज फंक्शन के अंदर मैंने मान लो 5 लिख दिया। कितना लिख दिया है, 5 लिख दिया। प्रिंट करवाते हैं, किसको प्रिंट करवाना है हमको, आई को प्रिंट करवाना है। ठीक, सेव करके रन कराते हैं। आप ध्यान से देखिए कि रेंज फंक्शन जो है वो शुरू कहां से होता है। तो अगर आप रेंज फंक्शन के अंदर एक ही पैरामीटर देते हैं तो हमेशा याद रखिएगा वो 0 से प्रिंट कराएगा। और कहां तक प्रिंट कराएगा, जो पैरामीटर आपने रेंज फंक्शन के अंदर दिया है। ठीक, तो वो वैल्यू छोड़ करके उसके पहले तक की सारी वैल्यू प्रिंट करा लेगा। ठीक, हमने यहाँ पर 5 दिया तो कहां से शुरू होना है, 0 से शुरू होना है। 0 के बाद 1 2 3 4 और 5 के पहले तक ही वो रुक जाता है, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पर सपोज दैट 11 ले लेता हूं तो अब कहां तक प्रिंट कराएगा, 10 तक प्रिंट कराएगा। ध्यान से देखिए 10 तक प्रिंट करा रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्या हो, जब हम इसके अंदर 2 पैरामीटर ले लें, हमने कहा 4,11। अब क्या होगा, अब पहला पैरामीटर बता रहा है कि यहां से लूप हमारा स्टार्ट होगा। 4 क्या है, 4 स्टार्ट है और 11 क्या है, 11 स्टॉप है। 4 से स्टार्टिंग होगी, 11 पे एंडिंग होगी। मतलब 4 से प्रिंट कराएगा और 10 तक। क्यों, क्योंकि 11 इंक्लूड नहीं होता है।
11 हमारा जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। हमने सेव किया और रन कराया, आप ध्यान से देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 को छोड़ दिया। ठीक, अब रेंज फंक्शन के अंदर बच्चों हम लोग 3 पैरामीटर भी ले सकते हैं, 3 आर्गुमेंट भी ले सकते हैं। तीसरा आर्गुमेंट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, हमने ले लिया 3 और इसको हमने कर दिया 15। ठीक, सेव करके रन कराते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कितना आया, 4, 7, 10, 13। कहानी समझिएगा, पहला आर्गुमेंट बता रहा है स्टार्ट कि हमारा लूप यहां से स्टार्ट होगा। दूसरा आर्गुमेंट बता रहा है कि हमारा लूप 15 पर स्टॉप होगा, मतलब 14 तक प्रिंट कराएगा, 15 को टच नहीं करेगा। और तीसरा बता रहा है स्टेप, कितने कितने स्टेप हमारा लूप चलेगा। ठीक, मतलब पहले कितना प्रिंट कराया, 4, 4 में 3 ऐड हुआ, स्टेप्स ऐड होते हैं, है ना, चाहे निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, होगा क्या, ऐड ही हर बार। तो हमने 3 जोड़ दिया, 4 में 3 जोड़ा 7 आ गया, फिर 7 में फिर 3 जोड़ो 10 हुआ, 10 में फिर 3 जोड़िए 13 हुआ, 13 में फिर 3 जोड़ दो 16 हो गया। लेकिन हमको 16 तक नहीं जाना, हमको कहां तक जाना है, 15 के पहले ही रुकना है, इसीलिए आउटपुट कितना आ रहा है, 4, 7, 10 और 30। ठीक है ना। एक थोड़ी सी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी आपको दिखाते हैं, लेकिन उसको दिखाने और सिखाने से पहले एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आप नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो हमेशा स्टार्ट की वैल्यू बड़ी होगी, स्टॉप की वैल्यू छोटी होगी, है ना। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि जब स्टेप की वैल्यू पॉजिटिव हो तब स्टार्ट छोटा स्टॉप बड़ा, जब स्टेप की वैल्यू नेगेटिव हो तो स्टार्ट बड़ा स्टॉप छोटा। ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने यहां पर -3 ले लिया, कितना ले लिया है, -3। तो इस बार हमको किसकी वैल्यू बड़ी रखनी होगी, हमको वैल्यू बड़ी रखनी होगी स्टार्ट की। मैं स्टार्ट की वैल्यू को 34 रख देता हूं, बड़ी हो गई। अब प्रोग्राम हमारा सही है, स्टार्ट की वैल्यू बड़ी है, स्टॉप की वैल्यू छोटी है और स्टेप क्या है, नेगेटिव। अब ये काम करेगा, सेव करके रन करा देता हूं। ध्यान से देखिए आउटपुट आ रहा है, कहां से शुरू करना है, 34 से, कहां तक जाना है, 15 के पहले तक या 15 तक जाना है, और कितने, इस बार 3 नहीं ऐड करना है, -3 ऐड करना है। तो 34 में पहले 34 प्रिंट कर दिया, 34 में -3 ऐड करिए 31, फिर -3 ऐड करिए 28, फिर 25, फिर 22, फिर 19, फिर 16, फिर -3 फिर ऐड करो। ठीक है ना, तो नेगेटिव आएगा, -30 मतलब 13 आ जाएगा। लेकिन 13 तक नहीं जाना था, 15 के पहले ही रुक जाना था। ठीक है ना, इसीलिए यहां तक का आउटपुट आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आपको यही याद रखना है भैया कि जो हमारे स्टेप की वैल्यू है अगर वो नेगेटिव होगी तो स्टार्ट हमेशा बड़ा होगा स्टॉप से। ठीक है ना, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर ऐसा नंबर भी लिख देता है, मैंने लिख दिया -3 और यहां पर लिख दिया -15। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमेशा याद रखना है कि -3 बड़ा है किससे, -15 से। ये तो बेसिक्स मैथ है, -3 क्या है, बड़ा, -15 से। और स्टेप कैसे हैं हमारे, नेगेटिव इस बार भी हैं, तो प्रोग्राम क्या एग्जीक्यूट होगा, 100% एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही यही कहता है कि स्टेप नेगेटिव होंगे तो स्टार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, स्टॉप से। सेव किया, रन कराया, देखिए हमारा आंसर आ गया। कहां से पहले किसको प्रिंट करेगा, -3 को। अब -3 में स्टेप जोड़िए, स्टेप कितना दिया है, -3, तो -3 कितना हुआ, -6 हुआ, -6 प्रिंट हुआ, फिर -9 हो गया, फिर -12 हो गया, फिर -15 हो गया। लेकिन -15 को इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है ना, जितनी वैल्यू दी हुई होगी स्टॉप में उससे एक पहले ही प्रिंट करेगा, इसीलिए -15 को इसने प्रिंट नहीं किया। यहां तक की कहानी समझ में आई ना। तो इस तरीके से आपके चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने यहां पर सपोज दैट लिख दिया 5, क्या अब प्रोग्राम रन होगा, प्रोग्राम रन होगा, बिल्कुल अभी भी प्रोग्राम रन होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर स्टेप की वैल्यू नेगेटिव है तो स्टार्ट बड़ा होना चाहिए, और स्टार्ट यहां अभी भी बड़ा हुआ है। ठीक है ना, सेव करके रन कराते हैं, देखिए आउटपुट आ गया। पहले 5 प्रिंट किया, 5 में -3 जोड़िए 2 हुआ, फिर प्रिंट किया 2 में -3 फिर जोड़ो -1 हो गया, प्रिंट किया -1 में 3 जोड़ो -3 -4 -7 -10 -13। तो बात समझ में आई ना। रेंज फंक्शन में कितने पैरामीटर ले सकते हो, कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 3। पहला स्टार्ट को इंडिकेट करेगा, दूसरा स्टॉप को इंडिकेट करेगा और तीसरा स्टेप को बताएगा।
अगर स्टेप धनात्मक है तो स्टार्ट छोटा होगा, अगर स्टेप ऋणात्मक है तो स्टार्ट बड़ा होगा। यह हमेशा आपको याद रखना है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आगे कहानी आती है, क्या हो सर जब नेस्टेड लूप की बात करें। किसकी बात करें हम लोग? नेस्टेड लूप की बात करें, ठीक है ना। नेस्टेड लूप की बात करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेस्टेड लूप के लिए हम लोग एक फॉर के अंदर एक फॉर और लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे खासे सवाल बनते हैं और वो सवाल कैसे होते हैं जरा उनको समझने का प्रयास करिएगा। हमसे कभी कभी क्या देता है, पैटर्न प्रिंट कराइए। क्या प्रिंट कराइए आप? पैटर्न प्रिंट कराइए। तो पैटर्न कैसे होते हैं, कैसे प्रिंट कराए जाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में सीखते हैं। हमने एक फॉर लूप ले लिया, आई पे लगाया, इन रेंज फंक्शन। आप अब तो रेंज फंक्शन के साथ आप खेलना सीख गए हैं। हमने ले लिया 4, कितना ले लिया? 1,4। मतलब ये कहां से शुरू होगा? 1 से, और कहां तक जाएगा? 4 तक। मतलब कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। 1 2 3, 4 तो इंक्लूड नहीं रखता, 4 के पहले रुकता है, तो 1 2 3, ठीक है ना। ये पहला लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। इसके अंदर एक लूप और लेते हैं, फॉर जे इन रेंज, और इसमें मैंने ले लिया कि ये कहां से शुरू हो, ये भी 1 से शुरू हो और कहां तक जाए? ये जाए 6 तक। मतलब ये कितनी बार चलेगा? तो ये चलेगा बच्चों 5 बार। 1 2 3 4 5, 6 को इंक्लूड करता नहीं है। तो पहला लूप कितनी बार चलना है? 3 बार। दूसरा लूप कितनी बार चलना है? 5 बार चलना है। अब दूसरे लूप के अंदर कुछ प्रिंट कराना है हमको। मान लीजिए दूसरे लूप के अंदर क्या प्रिंट कराना है? दूसरे लूप के अंदर मुझको ए प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? ए प्रिंट कराना है, ठीक। और ए को हमको लाइन बाय लाइन नहीं कराना है, हमको हॉरिजॉन्टली ही कराना है। तो उसके लिए हमको लगाना पड़ता है क्या? इंड लगाना पड़ता है। हमने इंड ले लिया, ठीक, और इसको हमने सेव कर दिया। लेकिन सेव करने से पहले एक बात ये याद रखिएगा कि पहले लूप के अंदर अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, जो लिखा है दूसरे लूप के अंदर लिखा है। तो पहले लूप के अंदर हम लोग एक ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट रख देते हैं ताकि एक नई लाइन ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है ना। नई लाइन के लिए हम लोग इस प्रिंट स्टेटमेंट को लिख रहे हैं। बहुत जगह पर लिखी हुई होती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्यों लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि जो सेकंड लूप है वो चले तो लाइन चेंज हो जाए, वो चले तो लाइन क्या हो जाए? चेंज हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इस ब्लैंक स्टेटमेंट को लिखते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट को रन कराते हैं। आप ध्यान से देखिए, ए कितनी बार प्रिंट हुआ? टोटल 15 बार प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि जो पहला लूप है वो 3 बार चल रहा है और दूसरा लूप 5 बार चल रहा है। तो ये 5 बार चला और ऊपर वाला 3 बार, तो 5 तिया 15, ठीक है ना। आपको ये याद रखना। ये या यूं समझ लीजिए, पहला लूप रो को बताता है और दूसरा लूप कॉलम को बताता है। तो कितने रोज हैं? 3 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं हमारे? 5 कॉलम हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हो। और कुछ प्रिंट कराना, यहाँ पर ए नहीं प्रिंट कराना आपको। सपोज दैट आपको जे ही प्रिंट कराना है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही प्रिंट होकर के आएगा, ठीक है ना। पहले आई बराबर 1 हुआ तो 1 पे जे वाला लूप 5 बार चलेगा। तो क्या प्रिंट किया? 1 2 3 4 5। अब मेन वाले लूप पर आ जाए, फिर आई बराबर 2 हुआ तो फिर जे कितना प्रिंट होगा? 1 2 3 4 5। फिर हम आई पे क्या करते हैं? आई की वैल्यू 3 हुई तो जे वाला लूप हमारा फिर चलेगा, फिर 1 2 3 4 5। अब आई की वैल्यू 4 होगी नहीं तो लूप हमारा आगे चलेगा नहीं, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, अगर हमको यहाँ जे ना प्रिंट कराना हो, हमको आई प्रिंट कराना हो, तो हमने बताया आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। 3 ही वैल्यू होगी। इसका मतलब कितने कॉलम आएंगे? 3 आएंगे। और तीनों कॉलम में क्या होगा? पहले कॉलम में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ठीक है ना। सेव करके रन कराते हैं, आउटपुट आपके सामने है। पहले कॉलम में जे 5 बार चल रहा है तो 5 बार आई की वैल्यू प्रिंट हुई, जो कि क्या थी? 1 थी। दूसरे लूप में आई 2 था और जे 5 बार चल रहा है तो 5 बार क्या प्रिंट किया? आई को, मतलब 2 प्रिंट किया। फिर आई तीसरी बार चल रहा है, ठीक है ना, 3 वैल्यू के साथ। और जे 5 बार चलेगा तो जे 5 बार क्या प्रिंट करेगा? आई ही प्रिंट करेगा। और आई की वैल्यू कितनी है? 3 हो रखी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक। कभी कभी आपसे क्या कहता है? कभी कभी आपसे कहता है पैटर्न प्रिंट कराना है आपको। ये तो बहुत सिंपल सा पैटर्न है। पैटर्न प्रिंट कराने के लिए देखिए हम यहां पर ले लेते हैं, सपोज दैट मुझको पैटर्न प्रिंट कराना है बच्चों 6। 5 रोज का एक पैटर्न चाहिए और 5 रोज के पैटर्न में मैं चाहता हूं कि ये पैटर्न डिपेंडेंट हो किस पर? आई पर डिपेंडेंट हो। और यहां हमको प्रिंट कराना है अभी स्टार को। किसको प्रिंट कराना है? स्टार को, या फिर हैज को मैं प्रिंट करा देता हूं।
दुनिया स्टार प्रिंट कराती है। ठीक, सेव किया, सेव करके हम रन कराते हैं, आप देखिए एक छोटा सा पैटर्न ट्राइंगल का बन करके आ गया है। ठीक है ना, समझना, ये समझने वाली थोड़ी सी चीज है, अगर आप समझ गए तो बात बहुत बन जाएगी। ठीक, आई की वैल्यू पहली बार कितनी हो रही है, 1 हो रही है। जब आई की वैल्यू 1 हुई तो जे का लूप कहां से कहां तक चलेगा, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, मतलब कितनी बार चलेगा, एक बार। तो एक बार क्या प्रिंट हुआ, हैज प्रिंट हुआ। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो जे कितनी बार चलेगा, 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक, मतलब 2 बार प्रिंट करेगा, तो 2 हैज प्रिंट हो गया दूसरी लाइन में। अब आई की वैल्यू 3 हो गई, जब आई की वैल्यू 3 हुई तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 4, 1 से 4, 1 से 4 का मतलब 3 बार चलना है जे को, और 3 बार क्या प्रिंट करना है, 3 बार हैज प्रिंट करना है, 3 बार हैज प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू 4 हो गई, जब आई की वैल्यू 4 हो गई तो जे हमारा 1 से लेकर 5 तक चलेगा, 1 से 5 का मतलब 4 बार रन करेगा, और चारों बार क्या प्रिंट करना है, हैज प्रिंट करना है। तो आप ध्यान से देखिए कितनी बार हैज प्रिंट हो गया, 4 बार हैज प्रिंट हो गया है। यहां तक की बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप छोटे मोटे पैटर्न बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब यही काम आप कैसे करना चाहते हैं, यही काम आप उल्टा लूप चलाना चाहते हैं तो उल्टा लूप भी चला सकते हैं। इस बार मैंने कहा कि 6 से शुरू हो, 1 पर आकर के रुके, और इस बार निगेटिव आए। कैसा आए, निगेटिव आए। ठीक है ना, इसको सेव करते हैं, रन कराते हैं, आप देखिए पैटर्न बिल्कुल कैसा हो गया, बिल्कुल एकदम उल्टा हो गया है। ठीक, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि इस बार ये प्रिंट कितने कर रहा है, 6 स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है। कितने कितने, 6। ठीक, उसको हमको रोकना है, तो यहाँ पर आई से आपको एक जो प्लस किया था इसको हटा देना है। अब बिल्कुल प्रॉपर शेप में पैटर्न आ गया है, मतलब हमने केवल रो में तब्दीली करी और पूरा पैटर्न हमारा उल्टा हो गया। बात समझ में आई ना? कैसे सर समझाइए जरा। हमने कहा वैल्यू कहां से उठाएगा बच्चा, 6 से उठाएगा। कहां से उठाएगा, 6 से। तो जब 6 से उठा रहा है तो लूप कितनी बार, 1 to 6 चलना चाहिए। कितनी बार चलना चाहिए, 1 to 6। अच्छा, चाहते हो पुराने प्रोग्राम में तब्दीली ना हो ना, तो पुराने प्रोग्राम में तब्दीली मत करिए। पुराना प्रोग्राम हमने ऐसा बनाया था ना, बिल्कुल सही प्रोग्राम बनाया था। आपको केवल रो में ही छेड़खानी करनी है। इसको 0 कर दीजिए, सेव कर दीजिए, देखिए प्रोग्राम में कोई बदलाव नहीं आया है। बस अंतर यह है कि इस बार 6 रोज आ गई हैं। क्यों? क्योंकि हम कहां शुरू कर रहे हैं, 6 से शुरू कर रहे हैं। आप चाहते हो 5 ही रो आए तो यहाँ 5 करिए, सेव कराइए, देखिए 5 रो आ गई। मतलब बदलाव कहां करना है, पहली लाइन में करना है बस। दूसरे लूप में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसको भी समझ लिया जाए और इसको भी समझते हैं। शुरुआत कहां से होगी, 5 से। कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, 0 तक नहीं। 0 पहले क्या आता है, 1 आता है। कब, उल्टे क्रम में, है ना, वरना 0 के पहले -1 आता है, लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं। तो 6 5 के बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर और 1। ठीक, तो पहले 5 लिया, आई की वैल्यू कितनी लिया, 5। जब आई की वैल्यू 5 लिया तो जे कहां तक चलेगा, 1 से लेकर 6 तक, मतलब कितनी बार, 5 बार। 5 बार क्या प्रिंट करना है, हैज प्रिंट करना है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू 4 हुई तो जे 1 से लेकर 5 तक चलेगा, मतलब 4 बार हैज प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू 3 हुई तो जे 1 से लेकर 4 तक चलेगा, मतलब 3 बार हैज प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू 2 हुई तो जे हमारा 1 से लेकर 3 तक चलेगा, मतलब 2 बार। और आई की वैल्यू जब 1 हुई तो जे हमारा 1 से लेकर के 2 तक चलेगा, मतलब कितनी हैज प्रिंट करेगा, 1 हैज प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आप किसी प्रकार का पैटर्न बना सकते हो। ठीक है ना, आप चाहोगे कि और पैटर्न्स के बारे में थोड़ा सा बताया जाए तो हम लोग इसके बारे में आगे भी अगली क्लास में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो कमेंट में बताना जरूर, ना समझ में आया हो तो वीडियो एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। बाकी अभी इसके बारे में कल की क्लास में एक बार फिर से चर्चा करेंगे, जहां पर हम लोग ब्रेक के बारे में, कंटिन्यू के बारे में, असर्ट के बारे में, ट्राई के बारे में, एक्सेप्ट के बारे में, फाइनली के बारे में और ऐसे और अच्छे अच्छे पैटर्न्स के बारे में एक बार डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।